नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक, नेशनलिज्म इन इंडिया। सोचो, एक ऐसा समय जब भारत के लोग अपने ही देश में आज़ाद नहीं थे। हर फैसला ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे और आम लोगों के पास अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन इसी अंधेरे समय में एक ऐसी चिंगारी जाली जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। ये चिंगारी थी नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और एकता की भावना। जब भारत के लोगों ने समझा कि उनकी समस्याएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शासन से जुड़ी हुई हैं, तब एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, महात्मा गांधी का क्या योगदान था और कैसे लाखों लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति की। 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने युद्ध के खर्चे निकालने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए। जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। गरीब लोगों के लिए जीवन और मुश्किल हो गया। इसी समय भारत में महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ने लगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद भारत के आम लोगों की समस्याओं को समझने लगे। उन्होंने देखा कि किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। बिहार के चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी ने उनकी आवाज उठाई और सफलता हासिल की। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जहां फसल खराब होने के बाद भी कर वसूल किया जा रहा था। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी गांधी जी ने मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन सफलताओं ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जिसे रोलैट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये घटना भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। जलियांवाला बाग कांड ने लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी। यही से नेशनल मूवमेंट और मजबूत होता गया। टॉपिक 1, खिलाफत मूवमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम समुदाय अपना खलीफा यानी धार्मिक नेता मानते थे। जब ब्रिटिश और उनके साथियों ने तुर्की के सुल्तान की शक्तियों को कम कर दिया तो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स में नाराज़गी फैल गई। भारत के मुस्लिम नेता अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। उनकी मांग थी कि तुर्की के खलीफा की स्थिति और सम्मान को बनाए रखा जाए। इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। गांधी जी का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक साथ ब्रिटिश शासन का विरोध करेंगे तो आज़ादी की लड़ाई और मजबूत होगी। इस तरह खिलाफत मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट एक दूसरे के साथ ही बन गए। देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम एक साथ आंदोलनों में भाग लेने लगे। ये भारत की एकता का एक शानदार उदाहरण था। लेकिन कुछ सालों बाद तुर्की में नए नेता मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने खलीफा की पदवी को ही समाप्त कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने भारत के नेशनल मूवमेंट को एक नई ऊर्जा दी और लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। टॉपिक 2, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत पर तब तक राज कर सकते हैं जब तक भारतीय लोग उनका सहयोग करते रहेंगे।
अगर लोग सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी सोच के साथ 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। गांधी जी ने लोगों से अपील की, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ो, ब्रिटिश कोर्ट्स का बहिष्कार करो, फॉरेन कपड़ों का बहिष्कार करो, गवर्नमेंट जॉब्स और टाइटल्स वापस करो। हज़ारों स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी। खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बढ़ने लगा। पहली बार आज़ादी की लड़ाई गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच गई। लाखों आम लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक दुखद घटना घटी। एक प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। कई पुलिसमैन की मौत हो गई। गांधी जी हिंसा के सख्त विरोधी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का फैसला किया। कई लोग इस फैसले से निराश हुए, लेकिन गांधी जी का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही लड़ी जानी चाहिए। यद्यपि आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसने भारत के नेशनल मूवमेंट को जन आंदोलन बना दिया। अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द दांडी मार्च। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक भाग पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समाप्त होने के बाद कई लोगों को लगा कि आज़ादी की लड़ाई धीमी पड़ गई है, लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना पहले से भी अधिक मजबूत हो चुकी है। 1920 के दशक के अंत तक भारत के लोग ब्रिटिश शासन से पूरी तरह असंतुष्ट हो चुके थे। किसानों पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, व्यापारी ब्रिटिश नीति से परेशान थे और युवा पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे थे। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज होगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में लोगों ने तिरंगा फहराया और आज़ादी की शपथ ली। अब गांधी जी को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जो हर आम आदमी से जुड़ा हो। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सॉल्ट टैक्स यानी नमक कर को चुना। नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति करता था। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था और लोगों को खुद नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इस कानून को अन्यायपूर्ण माना। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और कई मांगें रखी। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार नहीं की, तब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। उनके साथ 88 सत्याग्रही भी थे। ये यात्रा लगभग 240 माइल यानी करीब 390 किलोमीटर लंबी थी। हर गांव और कस्बे में लोग गांधी जी का स्वागत करते थे। हजारों लोग उनकी यात्रा में शामिल होते गए। अखबारों ने इस यात्रा को प्रमुख रूप से प्रकाशित किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र तट से नमक उठाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया। यह एक छोटा सा कार्य लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशाल था। इस घटना ने पूरे देश में एक नई क्रांति को जन्म दिया। लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया। कर देने से माना किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और ब्रिटिश संस्थानों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया।
महिलाओं ने भी पहली बार बड़े स्तर पर आंदोलन में भाग लिया। कई स्थानों पर महिलाओं ने नमक बनाया, प्रदर्शन किए और जेल जाने से भी नहीं डरी। इस आंदोलन ने भारत के नेशनल मूवमेंट को और अधिक जन आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी और महिलाएं सभी इसमें शामिल होने लगे। ब्रिटिश सरकार आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद भी आंदोलन रुकने वाला नहीं था। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग लगातार ब्रिटिश कानूनों का विरोध करते रहे। इंटरनेशनल मीडिया ने भी गांधी जी और भारत के आंदोलन को विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। दुनिया भर के लोग देख रहे थे कि कैसे एक निशस्त्र देश अहिंसा के माध्यम से एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित करने पर सहमति दी और ब्रिटिश सरकार ने कई राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वचन दिया। इसके बाद गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए, लेकिन कॉन्फ्रेंस से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जब गांधी जी भारत लौटे तो आंदोलन फिर से शुरू हुआ और ब्रिटिश सरकार ने फिर से कठोर कदम उठाए। यद्यपि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुरंत आज़ादी दिलाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने दिखाया कि भारत के लोग अन्यायपूर्ण कानूनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। दांडी मार्च ने गांधी जी को विश्व स्तर पर एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आंदोलन ने आम लोगों को ये विश्वास दिलाया कि आज़ादी संभव है। जब लाखों लोग एक साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी हिल सकता है। इसी संदेश के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक अमर अध्याय बन गया और आज़ादी की लड़ाई को उस मंजिल के और करीब ले गया जिसका सपना हर भारतीय देख रहा था। The sense of collective belonging, students' nationalism सिर्फ आंदोलनों और प्रदर्शनों से नहीं बना था। लोगों के मन में एकता और अपनापन की भावना पैदा करना भी बहुत ज़रूरी था। भारत माता की छवि ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक सुंदर चित्र बनाया जो राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। इसके अलावा लोकगीत, लोक कथाएं और राष्ट्रीय गीत लोगों में देशभक्ति की भावना जागाते थे। नेशनलिस्ट नेताओं ने भारत के इतिहास और संस्कृति को भी प्रमुखता दी ताकि लोग अपने गौरवशाली अतीत को जान सकें। राष्ट्रीय झंडा भी एकता का प्रतीक बन गया। जब लोग तिरंगे के नीचे इकट्ठा होते थे तो उन्हें महसूस होता था कि वे सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। इसी तरह सिंबल्स, सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स और शेयर्ड हिस्ट्री ने भारत के लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी एक साथ होने की भावना को मजबूत बनाया। पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। भारत माता, भारत माता, भारत माता। 1228 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। इसी दौरान भारत माता का प्रतीक भी बहुत लोकप्रिय हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की छवि देशभक्ति और एकता का प्रतीक बनी। इसने लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना जगाई। इन दोनों घटनाओं ने राष्ट्रवाद को
और अधिक मजबूत बनाया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू चैप्टर कंक्लूजन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। हालांकि कॉन्फ्रेंस से कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला। नेशनल मूवमेंट में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया। समृद्ध किसान करों में राहत चाहते थे, जबकि गरीब किसान लगान और कर्जों से मुक्ति की मांग कर रहे थे। व्यापारी वर्ग ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध करता था और स्वदेशी को बढ़ावा देता था। मजदूर भी बेहतर अधिकारों और जीवन स्थिति के लिए आंदोलनों से जुड़े। इस दौरान भारत माता, राष्ट्रीय झंडा, लोकगीत और इतिहास ने लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। यही कलेक्टिव बिलोंगिंग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बनी और आज़ादी की नींव को और मजबूत कर गई। इसी के साथ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर ने हमें दिखाया कि कैसे भारत के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का सामना किया और आज़ादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन बना दिया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग, ट्यूशन या पेड बैचेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट तक शिक्षा पहुंच सके, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न विद उस्ताद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।